आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद पैगामात देने, ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी करवाने का क्रेडिट लेने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज मायूस नजर आए। बीबीसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त जबान का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि वो कितने मायूस हैं। 12 दिन तक जारी रहने वाली ईरान इजराइल जंग और महज 3 घंटों की सीज फायर के बाद इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए हमलों को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दोनों जानिब से दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे भी सामने आ रहे हैं और सीज फायर करने का इरादा भी किया गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे इजरायली वजीर आजम ने भी जंग बंदी ऐलान की तौसीक कर दी, लेकिन इसी दौरान ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके भी सुने गए और 24 घंटे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने ईरान और इजराइल दोनों को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकब करार देते हुए यह कहा कि मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन इजराइल से शदीद नाराज हूं। इजराइल ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरी बाद बमबारी शुरू कर दी। इजराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाए और अगर ईरान पर अब बमबारी की गई तो यह जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। व्हाइट हाउस से रवानगी के वक्त सदर ट्रंप ने कहा कि अब मुझे इजराइल को पुरसकून करना है। जैसे ही हमने मुआहदा किया, इजराइल सामने आया और बमों की ऐसी बारिश की जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सदर ट्रंप की नाखुशी और नाराजगी की समझ भी आती है, लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से सीज फायर ऐलान से कबल इजराइल ने रात भर ईरान पर हमले जारी रखे कि जिसके नतीजे में ईरान के जोहरी साइंसदान समेत 9 अफराद शहीद हो गए। इजराइल की तरह ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले किए कि जिसके नतीजे में 4 इजरायली हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इन हमलों और सदर ट्रंप की जानिब से सीज फायर ऐलान के बाद इजरायली वजीर दिफा इजराइल कैट्स ने ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और मिसाइल हमलों का इल्जाम आयद करते हुए यह कहा है कि इजरायली फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। ताहम ईरान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तरदीद की गई है। नाजरीन, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी कौम हथियार डालने वाली नहीं, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो लोग ईरानी अवाम और ईरान की तारीख से वाकिफ हैं वो बखूबी जानते हैं कि यह कौम ऐसी नहीं जो किसी भी हालत में हथियार डाल दे। साथ ही ईरान की तरफ से यह बयान भी सामने आया है कि जंगबंदी के बावजूद किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए उंगली ट्रिगर पर रहेगी। आज ही ईरानी सदर ने जंगबंदी से मुतल्लिक ये कहा है कि ईरान जंगबंदी का एहतराम करेगा बशर्ते ये कि इजराइल भी एहतराम करे। जहां ट्रंप जंगबंदी का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं नाजरीन दूसरी तरफ मुसलसल ईरान को बुली करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर हमले से मुतल्लिक गुज़िश्ता रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, मगर साथ ही ये भी कह डाला कि ईरान ने कतर में कायम अमरीका के इस खित्ते में सबसे बड़े फौजी अड्डे पर मिसाइल दागने से काफी पहले इतला कर दी थी। ईरान की पेशगी इतला कर देने की वजह से हलाकतों को रोकने का हमें मौका मिल गया। इस पेशगी इतला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान ने जोहरी तंसीबात पर हमले का बहुत ही कमजोर जवाब दिया, जैसा कि हमें पहले से तवक्को थी, और हमने बहुत मौसर तरीके से इसका मुकाबला किया। ईरान की जानिब से 14 मिसाइल फायर किए गए कि जिनमें से 13 को मार गिराया गया, 1 मिसाइल को छोड़ दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा है कि अहम बात यह है कि लगता है कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल दिया है, एंड यूज द वर्ड्स गेटिंग इट आउट ऑफ इट्स सिस्टम। डोनाल्ड ट्रंप अब ये उम्मीद कर रहे थे इस पैगाम में कि अब मजीद नफरत नहीं फैलाई जाएगी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गैस लाइटिंग एट अ होल डिफरेंट लेवल। लेकिन आपको बताते चलें कि इजराइल ईरान जंग बंदी के बाद सऊदी अरब, रूस और यूरोपियन यूनियन ने भी जंग बंदी का खैर मकदम कर दिया है, जबकि चीन ने दोनों फ्री कैंप से जल्द अज जल्द सियासी हल की जानिब लौटने पर जोर दिया है। अलबत्ता ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद आज कतरी वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इजराइल को करार देते हुए कहा है कि हम खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने के ख्वाह हैं, मगर
ईरान ने अमरीकी अड्डे पर हमले करके कतर की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी हमले कतरी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है और ये हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा है। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखता है। अदा करने के अलावा कतरी वजीर आजम ने यह कहा है कि कतर ने ईरानी हमले का जवाब देने पर गौर किया, मगर फिर ईरानी सदर ने टेलीफोन कर दिया, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए यह वाज़ेह किया कि अमरीकी हमलों के जवाब में तेहरान का हदफ कतर में एक फौजी अड्डा था। बकौल कतरी वजीर आजम, ईरानी सदर ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में ईरान खलीजी ममालिक पर जारियत नहीं करेगा, बल्कि खलीज के साथ शराकतदारी को फरोग देने के लिए काम करेगा। नाज़रीन, कतरी वजीर आजम की जानिब से खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने की ख्वाहिश के बाद ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का यह कहना है कि अमरीका और इजराइल की जानिब से इसकी जोरी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद भी इसने अपने जोरी प्रोग्राम के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम कर लिए हैं। उन्होंने मजीद ये कहा है कि तनसीबात को दोबारा फाल करने के मंसूबे पहले से तैयार कर लिए गए थे और हमारी हिकमत अमली ये है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना आए। अब जबकि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, कुछ सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। मिसाल के तौर पर, क्या ईरान जंग जीता या फिर इजराइल ने अपने अहदाफ हासिल किए? सदर ट्रंप को इस 12 रोजा जंग और अमरीकी हमले से क्या हासिल हुआ? अरब दुनिया इस तनाज़े के बाद किसका साथ देगी? इन सवालात का जवाब जानने के लिए आलमी मीडिया पर नजर डालते हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के इस बयान पर कि ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग बंदी की गई है। इजरायली वजीर आजम के बयान पर गुफ्तगू करते हुए मारूफ इजरायली सियासी तज्जियाकार ऑरी गोल्डबर्ग का यह कहना है कि यह एक फजूल सी बात है, क्योंकि अगर इजरायली अहदाफ को देखा जाए कि जिनमें रजीम चेंज, जोरी प्रोग्राम का खात्मा, ईरानी हुकूमत की अलामतों समेत दीगर शामिल थे और जिनका ऐलान जंग गुज़िश्ता हफ्ते ही कर दिया गया था, इनमें से कोई भी हदफ हासिल नहीं किया जा सका और ईरान से जंग शुरू करने का मकसद सियासी फवायद हासिल करना था कि जो हासिल ही नहीं किए गए। इसी तरह इजराइल को पहुंचने वाले नुकसान से मुतल्लिक उनका कहना था कि इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जब ईरानी मिसाइल हमलों में शिद्दत आई तो इजरायली मिसाइल सिस्टम की सलाहियत में भी कमी वाक़ हुई और ये बड़े वाज़े तौर पर देखी गई, हालांकि अमेरिका मुसलसल इसकी मदद कर रहा था। इसी तरह एक सवाल यह भी है कि क्या सदर ट्रंप ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और क्या ईरान पर हमला दुरुस्त भी था या नहीं? अमरीकी सेनेटर्स नाजरीन इस हमले को गलत करार देते हुए ये कह रहे हैं कि अमरीकी हमले से क्या नताइज हासिल किए गए। इस हमले से अमरीकी सदर ने लाखों जानों को खतरे में डाल दिया और यह हमला एक गैर आईनी इकदाम था कि जो किसी सूरत नहीं उठाया जाना चाहिए था। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि 12 दिन बाद ट्रंप ने सीज फायर क्यों कराया या फिर इसका ऐलान क्यों किया गया? सऊदी अरब, इराक और इजराइल में खिदमात सर अंजाम देने वाली साबिक अमरीकी सफीर जीना एबरक्रॉम्बी विंस्टैनली का यह कहना है नाजरीन के जंग अपनी मर्जी से छेड़ी भी गई और अगर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई है तो यकीन जानिए कि सीज फायर की सबसे ज्यादा जरूरत भी सदर ट्रंप को ही थी, क्योंकि ट्रंप नीडेड एन एग्जिट प्लान। इजराइल ने इस 12 रोजा जंग से क्या हासिल किया? इस सवाल का जवाब भी कुछ यूं दिया गया है कि यह हमला बुनियादी तौर पर गजा से तवज्जो हटाने के लिए था कि जहां रोजाना फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी जारी रहेगी या फिर कुछ वक्त के बाद सीज फायर खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल है कि जो आज हर कोई पूछ रहा है और इस सवाल का भी जवाब देते हुए मारूफ सिक्योरिटी और डिफेंस तज्जियाकार माइकल क्लार्क का यह कहना है कि चूंकि जंग बंदी एक नाजुक अमल है, इस वजह से इस पर नजर सख्ती से रखने की जरूरत पड़ती है ताकि कोई एक फरीक यकतरफा तौर पर इसका खात्मा ना कर दे और इस सूरत हाल में एक ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो सीज फायर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मगर सीज फायर ऐलान के बाद जो कुछ हुआ है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा कि जंग बंदी जारी रहेगी। अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद क्या ईरान का जोहरी प्रोग्राम रुक गया है? इससे मुतालिक आज BBC ने लिखा है कि ईरान कम अज कम अवामी सतह पर इस बात का इरादा कर चुका है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट की अपनी सलाहियत तर्क नहीं करेगा, कि जो कि अमरीका का अहम तरीन मुतालबा है। फिर एक सवाल ये भी है नाजरीन कि क्या ईरान मुज़ाकराती अमल में दोबारा शामिल होगा? इससे मुतालिक भी BBC ने लिखा है कि ईरानी सफारतकार किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये मुज़ाकरात अब इतने आसान नहीं होंगे। इन्हीं मुज़ाकरात से मुतालिक साबिक अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी का मानना है कि जंग
कभी भी मुज़ाकरात और सफारतकारी का मुतबादिल नहीं हो सकती। जंगों के बाद हमेशा टेबल पर आना ही पड़ता है। उनके नजदीक असल सवाल यह है कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि यह तो किसी को मालूम ही नहीं। हमारी नजर में ईरान अपनी 60% इनरिच यूरेनियम बचाने में कामयाब तो हुआ है नाजरीन, मगर जोहरी प्लांट्स पर हमलों, साइंसदानों और आला अस्करी क़यादत की शहादत की सूरत नुकसान भी हुआ है। लेकिन ईरान की जोहरी सलाहियत अपनी जगह मौजूद है। इसी तरह इजराइल और अमेरिका का प्लान था कि ईरान में रजीम चेंज को यकीनी बनाया जाए, और इस हदफ में भी अमेरिका और इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। अलबत्ता ईरान के आला अस्करी ओहदेदारों को इजराइल की जानिब से निशाना जरूर बनाया गया है, और ईरान के सिक्योरिटी अपरेटस पर सवालात भी उठ चुके हैं। जहां ईरान को बड़े नुकसानात हुए हैं, वहीं इजराइल के खित्ते में हेजेमनी पर भी सवाल उठ चुका है। अमरीकी हिमायत और लगातार बमबारी के बावजूद भी ईरान ने अकेले डटकर इजराइल का मुकाबला किया है। ईरान ने आयरन डोम की मिथ को भी बस्ट कर दिया है, कामयाबी से तोड़ा है, और मिसाइल रोकने की सलाहियत 11 दिनों बाद फकत 50% तक रह गई थी। और अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना करता तो यकीनन इजराइल के बड़े शहर मुकम्मल तौर पर ईरानी मिसाइलों का निशाना होते। लेकिन गुज़िश्ता रोज कतर में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाने के बाद ईरान के खित्ते में आइसोलेशन में भी मजीद इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंगबंदी को अपनी कामयाबी करार देते हुए जश्न का ऐलान कर चुका है। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं इरानियन सहाफ़ी जिमी विर्क। जिमी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आप तेहरान में मौजूद हैं। 12 दिन एक आम इरानियन जो है किन किन लम्हात और एहसासात से गुजरा है, ये जरा वाज़ेह तौर पर बताइएगा। सबसे पहले तो ये 12 दिन जंग जारी रही है। पिछले जुमे को शुरू हुई थी, इस जुमे को नहीं, पिछले जुमे को जो असैसिनेशंस हुई हैं और मिलिट्री साइट्स पर हमला हुआ, और ये अचानक था, आउट ऑफ द ब्लू था, और इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर बैठा था अमेरिका के साथ। 5 मुज़ाकरात के राउंड्स हो चुके थे। ईरानियंस को, लोगों को तवक्को थी कि इसका एक मस्बत नतीजा निकलेगा, और वो बड़े पुरउम्मीद थे। 5 नेगोशिएशन के मुज़ाकरात हुए थे, 3 ओमान में हुए थे, 2 यूरोप में हुए थे, तो उनको लगता था कि जल्द इसका नतीजा निकलेगा। यहाँ पर हुकूमत की भी यही सूरत हाल थी। वो भी चाहती थी कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों, एक डील हो, एक आबरूमंदाना मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए, जिसके नतीजे में ईरान से पाबंदियां हट जाएं, सैंक्शंस हट जाएं, इंटरनेशनल जो आइसोलेशन अमेरिका ने पैदा की हुई है वो खत्म हो जाए, जिंदगी नॉर्मल हो जाए, जो और यहाँ की जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है, पेट्रोकेमिकल्स है, वो दोबारा शुरू हो जाएं, तो इनकी जो 200-300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं वो बहाल हो जाएं, ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तो ये सब का पर्पस था कि आउट ऑफ द ब्लू ये सारा कुछ हुआ। वो बाद में पता चला कि नेतन्याहू साहब ने, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो समवेयर इन द मिडल कहीं उसने ना डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरानियंस मुज़ाकरात में संजीदा नहीं हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ये शुरू से संजीदा थे। उसने कहा संजीदा नहीं, उसका इलाज ये है कि इनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, इंटेलिजेंस लीडरशिप है, IRGC की है, इसको खत्म किया जाए और फिर ये मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ अगर ये पॉलिसी थी तो ये सुसाइडल थी, बहुत गलत थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ईरानी इतने बड़े जख्म को, इतने बड़े झटके को बर्दाश्त कर लें और फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। तो ये हमला ना, पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत बड़ा जरूरी है कि ये हमला हुआ कैसा है। तो इस बैकग्राउंड में हमला हुआ है। ईरानियन कौम और ईरानियन हुकूमत दोनों, वो लोग भी ईरानी जो गवर्नमेंट के नाकद थे, वो भी इसको बिट्रेयल के तौर पर ले रहे हैं। वो समझते हैं कि वो हुस्न नीयत के साथ अमरीकियों के साथ बैठे कि मुज़ाकरात करें, अपने मसाइल का हल निकालें, अपनी तन्हाई को ख़त्म करें, पाबंदियां हटाएं, क्योंकि पाबंदियों ने यहाँ जिंदगी अजीरन की हुई थी। लेकिन उनके साथ अमेरिका की अप्रूवल के साथ बिट्रेयल हुई। अमेरिका ने वो काम जो खुद नहीं कर सकता था वो इसराइल से करवा दिया, और इनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की, IRGC की, इंटेलिजेंस की, सबकी असैसिनेशंस हुई। सबसे अहम न्यूक्लियर साइंटिस्ट के असैसिनेशंस हुई। 9 साइंसदानों को उस रात मारा गया। 6 साइंसदानों को उससे पहले, 5 या 6 साइंसदानों को उससे पहले मारा गया था। उसमें सबसे अहम फखरीजादे थे, जो हेड थे इस सारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के।
तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। साथ ही साथ मिलिट्री पर भी अटैक हुए, बेसिस पर भी हुए। तो ईरानियंस इसको ना एक बिट्रेयल के तौर पर लेते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ फरेब हुआ। और ये बात बड़ी अहम है और समझने वाली है, जो पाकिस्तान में कम लोग समझते हैं कि यहाँ जो हुकूमत के खिलाफ भी लोग थे, जो मुतमिन नहीं थे उसकी कारकर्दगी से, वो भी इस नुक्ते पर हुकूमत के साथ आ गए, यहाँ पर रजीम के साथ आ गए कि उनके साथ ज्यादती हुई है, अमेरिका और इसराइल ने बैक स्टैब किया है। तो इसलिए ना सबकी यकजहती थी गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। लोगों का रवैया क्या था आउट ऑफ द ब्लू जब ये सारा कुछ हुआ, तो उसका रवैया ये था कि पहले तो लोग शौक में चले गए, झटके सदमे में चले गए। उसके बाद जब इन्होंने सोचा कि हो सकता है ये एक ही सीरीज हो, लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, ये तो बाकायदा जंग का आगाज है। दूसरे दिन भी फिर ये वाकयात हुए, फिर ईरान की रिटेलिएशन शुरू हो गई। उसके बाद ईरान की हुकूमत ने क्या किया कि छुट्टियों का ऐलान कर दिया, बहुत सारी जगहों पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया। तो लोगों ने फिर मुनासिब समझा, तेहरान आपको पता है बहुत बड़ा शहर है ये, इसकी वुसअत इतनी ज्यादा है जितनी लाहौर और कराची को मिलाकर बनती है। 120 किलोमीटर एक तरफ है, 100 किलोमीटर एक तरफ है। तो लोगों ने फिर इस ज्यादातर लोग यहाँ से छोड़कर छोटे शहरों में चले गए, सियाहती मकामात पर चले गए। गांव तो यहाँ कम है, गांव और देहात में चले गए। जो नजदीक इसके तेहरान के सिस्टर सिटीज हैं उनमें चले गए। तो वहां पर एक हफ्ता तकरीबन वो रहे। 2 दिन पहले उन्होंने लौटना शुरू किया वापस। तो लोगों पर जो सिविलियंस पर बमबारी है ना, वो इस तरह नहीं हुई कि डायरेक्ट मसलन जैसे दूसरे शहरों पर होती है। इसराइल ने जो टारगेट किए वो भी ज्यादा मिलिट्री बेसिस थी, या मिलिट्री एयरपोर्ट्स थी, या गवर्नमेंट से, हुकूमत से मुतल्लिका जो जगह थी उन पर किए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने अटैक किया। यहाँ एक 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं तेहरान में बहुत बड़ी, हाँ। और उन पर हमला हुआ। दूसरा, डायरेक्ट अगर आप कहें ना, लोगों पर अटैक नहीं हुआ। लोगों पर इस तरह हो सकता है कि जैसे साइंटिस्ट थे, तो ऐसा हुआ है कि एक साइंटिस्ट के पीछे गए हैं, उस पर अटैक किया है, और उसके साथ साथ उस पर अटैक हुआ और पूरी बिल्डिंग गिर गई। बिल्कुल। पूरी बिल्डिंग गिरने के नतीजे में जो 65 के करीब लोग शहीद हुए, जिसमें 29 के करीब सिविलियन बच्चे थे। कैजुअल्टीज भी तो बहुत थी ना। मगर ये बताइएगा मुझे जिमी कि इरानियंस जो हैं वो जंग बंदी की वजूहात क्या जान रहे हैं, किस तरह इसको देख रहे हैं कि क्यों की गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पैगाम दिया है कि ईरान ने तो पहले ही मुतनब्बे कर दिया था कि हम कतर पे हमला करने वाले हैं, इस हवाले से इरानियंस का क्या रद्द अमल है? इससे पहली बात जो यहाँ पर है वो ये कि जब अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया, हाँ। फोर्दू की साइट पर, नतांस की साइट पर और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर, उस पर यहाँ की हुकूमत के मुताबिक किसी किस्म का कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। इसका क्या, इन यहाँ की हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हमें पेशगी इतला दी गई थी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमारा किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ऐसे आसार नजर आते हैं कि अमेरिका ने भी इन्हें पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियर साइट पर हमला होना था, या हो सकता है इन्होंने एंटिसिपेट किया हो कि इस पर हमला होना है। उसकी बहुत बड़ी वजह देखें, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो रही थी, कहीं से कोई रेडिएशन नहीं होती, कहीं से कोई ताबकारी के असरात नहीं मिलते किसी किस्म के भी। तो हुआ ये है कि जो हमारी इतलात है वो ये हुआ है कि ईरानियन ने या तो एंटिसिपेट किया, या इनको खबर दे दी गई कि ये हमला होगा, और ये हमला इफेक्टिव नहीं था। इसने वहां पर जो भी चीजें वहां थी, या तो ईरानियन तर्क कर चुके थे, छोड़ चुके थे, और ये तो श्योर है 100% कि वहां इनरिच्ड यूरेनियम नहीं थी। वो उसको ले जा चुके थे, जो 400-500 किलो के, जिसका सारा कजिया है कि 400-500 किलो इनरिच्ड यूरेनियम है, जो 60% लेवल से ज्यादा करा दिया गया था, यही रिपोर्ट हो रहा है। वहां से निकाली जा चुकी थी। हाँ। दूसरी बात जो वो कहाँ है, वो वहां पर है, यहाँ पर इनकी असल न्यूक्लियर साइट्स हैं, और वो सब मानते हैं कि वो कहीं पहाड़ों के नीचे हैं, और वो 100 मीटर की डेप्थ में नहीं है, वो 1000 मीटर की डेप्थ में है, 2000 मीटर की डेप्थ में। कोई वेपन उन तक नहीं पहुंच सकता, कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा सकता। तो जो ईरान ने रिटेलिएशन की है, अगर हम ये समझ लें कि अगर अमेरिका ने ईरान को बताया था, तो हो सकता है ईरान ने भी बताया हो, लेकिन ईरान का अटैक इतना करना
ये पैगाम देना, 6 मिसाइल मेरे ख्याल में पहले मारे थे, 6 मिसाइल। यूएस जो एयरबेस है, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है कतर में, वहां पर मारना एक पैगाम था कि जंग अगले मरहले में दाखिल हो सकती है। मैं समझता हूं जो सीज फायर भी हुई है ना, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, सबसे बड़ी, बल्कि 3 वजूहात हैं। सबसे पहली, इजराइलियों को यह तवक्को नहीं थी कि ईरान के पास मिसाइल्स का इतना बड़ा आर्सेनल है और इतनी एडवांस्ड वेपनरी है, खासकर हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स ईरान ने फेंकी हैं। ईरान की दफाई पॉलिसी, क्योंकि आपको पता है यहाँ एयरफोर्स उस तरह मजबूत नहीं है, अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, दूसरी पाबंदियों की वजह से, तो इन्होंने सारा फोकस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर किया, उसी को दफा का तरीका बनाया। तो ईरानियों ने सारी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर की थी। इसने ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में, तल अवीव में, हाइफा में वो नुकसान किया जिसकी उन्हें तवक्को नहीं थी। तो इसराइल को यह खदशा पैदा हो चुका था कि इसके बाद नेतन्याहू का रजीम गिर जाएगा, वो दफा नहीं कर सकेगा। वो समझते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, वहां जवाबदेह है लोगों को, तो वो दफा नहीं कर सकेंगे। तो एक रीजन ये थी कि नेतन्याहू ने ट्रंप को दरखास्त की। दूसरे ईरान ने ये इंडिकेशन दिया था, यहाँ के पार्लियामेंट में ये केस बिठाया गया, पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई कि जो आबनाए हुर्मस है, जो ये 33 किलोमीटर की तंग पट्टी है जहां से दुनिया का 20 से 30% तक तेल जो ट्रांसफर होता है, ईरान ने ये फैसला कर लिया था कि इसको बंद करेंगे। अगर इसको बंद करते तो एक आलमी इक्तिसादी बहरान पैदा होता, तेल का बहरान पैदा होता, जिसका दुनिया एक माह तक, अगर ईरान एक माह तक इसको बंद रखने में कामयाब हो जाता तो ये दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसके बाद ट्रंप ने, ये तो रॉयटर्स ने खबर दी थी कि ट्रंप ने चाइना से दरखास्त की कि ईरान को कहा जाए कि आबनाए हुर्मुज को बंद ना करे। अब चीन ने जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतलात के मुताबिक जवाब दिया, वो ये जवाब था कि हम इस तरह तो नहीं कह सकते, ये तो जंगबंदी की तरफ जाएगा। अगर सीज फायर होगी तो हम ईरान को कह सकते हैं कि इसको बंद ना करें, वैसे हम कैसे कह सकते हैं, उसका कोई तरीका ही नहीं है। तीसरी वजह जो सीज फायर हुई वो यही था कि ईरान ने पहले से नक्शा बनाया हुआ था, जो सारी मिलिट्री साइट्स हैं अमेरिका की इस रीजन में, इस पूरे खित्ते में, उन सब पर हमले का प्रोग्राम था। आपको पता है ये जो 9 बेसेस हैं इस खित्ते में अमेरिका की, कुवैत में, तुर्की में, बहरीन में, दजूती में, यूनाइटेड एमिरेट्स में, इन सब पर ईरान का प्रोग्राम था हमला करने का। एक सबसे अहम बात यह है कि जो ईरानी मिसाइल्स है ना, उनको इसराइल तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है, रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं। ये सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी यूएस बेसिस के लिए डेवलप की गई थी। तो अगर जंग अमेरिका के साथ होती और उसकी बेसिस पर हमला होता तो ये ईरान के लिए बहुत ही आसान था उनको टारगेट करना। तो ईरान ने ये कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करके ये इंडिकेशन दे दिया था कि अगर आपने ये जंग यहाँ खत्म नहीं करनी तो हम अगले मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ठीक। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि सीज फायर की जो 3 ये मेन वजूहात थी, इस वजह से ये सीज फायर मुमकिन हुई। अभी सीज फायर होल्ड करेगी या नहीं होल्ड करेगी, ईरानियंस की तरफ से ना ये कायदे और कानून के तहत चलते हैं। पहले भी आप देखें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया, जी जी, ये कभी अग्रेशन नहीं दिखाते लेकिन मज़ाहमत करते हैं जरूर। तो अब अगर इसराइल की तरफ से इसकी वायलेशन हुई तो ईरान जवाब देगा। ईरान इसकी वायलेशन अपने तौर पर नहीं करेगा, ये होल्ड कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जिमी विर्क हमारे साथ मौजूद थे तेहरान से। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ हाजिर होंगे। अब से कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जनूबी वजीरिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन किया है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 फितनाल ख्वारिज को हिलाक कर दिया गया है, जबकि 7 जख्मी हैं। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले इस ग्रैंड ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर मोइज और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मेजर मोइज बादशाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर मोइज शहीद को मुतअद्दिद ऑपरेशंस में ख्वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों और बहादुरी के लिए जाना जाता था। 2019 में पाकिस्तान ने जब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया था और एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन, हु वी कैन नेवर फॉरगेट, जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको याद होगा, पाकिस्तानी हदूद में गिरने के बाद पाकिस्तानी शहरी अभिनंदन को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। तभी मेजर मोइज अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और अभिनंदन को बचाया और गिरफ्तार कर लिया। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। दूसरी जानिब नाकाम सफारतकारी, बेबुनियाद दावे, पहलगाम हादसे से मुतल्लिक मनगढ़ंत सबूत, भारत की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों, सिविल सोसाइटी और आम आवाम ने मोदी हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे ने भी एक बार फिर यह दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पेशगी इंटेलिजेंस थी। वजीर आजम का 22 अप्रैल के हमले से कुछ देर कबल कश्मीर का दौरा मंसूख करने का हवाला देते हुए कांग्रेस सदर ने मोदी हुकूमत पर हमले को रोकने में नाकाम होने का इल्जाम लगा दिया है। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया और ऑपोजिशन जमातों ने वजीर आजम मोदी पर एक बार फिर कड़ी तंकीद करते हुए पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर सवालात उठाए और पहलगाम वाक़े के चंद लम्हों बाद गलत खाके जारी करने, सियाहों की शनाख्त से मुतल्लिक गलत दावे, दहशतगर्दों की गलत तस्वीर और इंटेलिजेंस नाकामी को मीडिया रिपोर्ट्स में हद तंकीद रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वजीर आजम बैक वक्त ना इस तंकीद का सामना कर पा रहे हैं और ना ही मीडिया का सामना करने की हिम्मत जोड़ पा रहे हैं, बल्कि मिस्टर मोदी मॉडलिंग स्प्री पर हैं। मिस्टर मोदी या तो आम लगाते हुए पाए जाते हैं या फिर योगा की प्रैक्टिस में मसरूफ रहते हैं। और एक्स पर गुज़िश्ता 2 दिन की ट्वीट ही मुलाहिजा कर लीजिए तो वो भी योगा के फवाइद से मुतल्लिक ही आगाह किया जा रहा है, जबकि लोकसभा में शोर बरपा है कि वजीर आजम मोदी सफारती नाकामी, जंग की नाकामी, दहशतगर्दी का सुराग ना लगा पाने की नाकामी पर जवाब तो दें, मगर योगी मोदी योगा में मसरूफ हैं। भारत का सालिम सफारती महाज पाकिस्तान को आलमी दुनिया में तनहा करने, दहशतगर्दों के सियासी सरपरस्त के तौर पर पेश करने, पैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल रखकर दबाव को बढ़ाने से मुतल्लिक थी। और ये तमाम नुकात भारत की सियासी और सफारतकारी हिकमत अमली का हिस्सा रहा, मगर हालिया पाक भारत कशीदगी और इससे जुड़े नताइज ने भारत की तमाम स्ट्रैटेजीज को नाकामियों से दो चार कर दिया है। भारत ने पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्विस करने की जो कोशिश की, उसे भी आलमी सतह पर कोई कबूलियत नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान दुनिया के सामने असल हकीकत रखने में कामयाब हुआ है। दहशतगर्दी की जंग में बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि अमरीका की जानिब से इस जंग में शराकतदारी की पेशकश भी की गई है। अलमिया यह है कि भारत मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। भारत पाकिस्तान में बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में अपनी तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों, एजेंटों, सहूलतकारों और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत इस मकसद के लिए बलोचिस्तान की नाम निहाद अलैदगी पसंद अस्करी तंजीम BLA और अलैदगी पसंद अनासिर की एलानिया सरपरस्ती करता रहा है, जबकि रॉ की सरपरस्ती में फितना ख्वारिज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों में बड़े पैमाने पर मुलव्विस हैं, जिसके नाकाबिल तरदीद सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान सफ़े अव्वल में खड़ा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में अब तक 19,131 दहशतगर्दाना हमले हो चुके हैं और दहशतगर्दी के इन हमलों में होने वाला पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक लॉस है वो $126 बिलियन से जायद है, जबकि जानी नुकसान में 83,000 मासूम जानों का ज़िया हो चुका है। गुज़िश्ता 2 सालों में KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है। KPK में दहशतगर्दी की इस लहर के दौरान ज्यादातर मजहबी शख्सियात, सिक्योरिटी एहलकारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान को निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले 90% हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने ली है और तहरीक तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल रही है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP और भारत ने 2009 में बाज़ाब्ता तौर पर राब्ते कायम किए। भारत ने TTP से वाबस्ता दहशतगर्दों की माली मुआवनत और तरबियत के साथ उन्हें पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किया। अब अपनी TV स्क्रीन्स पर वो तमाम तर पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, तमाम चेक्स और हथियारों की तस्वीर भी देख रहे हैं कि जो भारत की तरफ से दहशतगर्दों की मुआवनत में फराम किए गए हैं। नाज़रीन, इन मुलाकातों का अहवाल भी आपको बताते हैं कि जो दहशतगर्दों की तरबियत, ट्रेनिंग और उनको अहकामात जारी करने के लिए की गई।
अगस्त 2020 में रॉ ने जमात-उल-एहरार और हिजबुल-एहरार के इंजमाम में सहूलत फराहम की ताकि तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए मजबूत बनाया जा सके। रॉ के एजेंट कर्नल राजेश के, जो कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सफारत खाने में मुलाजिम था, उसने अफगान साथियों, टीटीपी के गुल बहादुर ग्रुप और बलोच ज़ेली कौम परस्तों को काबुल, कंदहार और जलालाबाद में होने वाली 4 मीटिंग्स में सहूलत फराहम की, उन्हें फैसिलिटेट किया। और इन मीटिंग्स के दौरान रॉ ने टीटीपी को मतलूबा फंडिंग फराहम करने के वादे के साथ साथ पाकिस्तान की आम अवाम को निशाना बनाने की हदायत भी जारी की। 2019 में रॉ के एहलकार ने मशीदात कैंप अफगानिस्तान में टीटीपी के सरबरा नूर वली मसूद से मुलाकात की। और नाजरीन, इसी साल रॉ के एक एहलकार विजय कुमार ने कांटर में अफगानिस्तान में टीटीपी के कमांडर वली मोहम्मद और कमांडर उमर से भी मुलाकात की। अब भारत ने पाकिस्तान की साख क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिशें कैसे की हैं, यह पाकिस्तान की तहकीक का एक अहम तरीन नुक्ता है जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं। 2019 में रॉ ने दाइश पाकिस्तान के नाम से एक दहशतगर्द ग्रुप खड़ा कर दिया। इस ग्रुप को खड़ा करने का मकसद पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान की साख को खराब करना था। इस मकसद के लिए 30 हिंदुस्तानी अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया और दाइश कमांडर शेख अब्दुल रहीम के हवाले कर दिया गया। फिर 2019 में ही हिजबुल-एहरार और तहरीक-ए-तालिबान के फोकल पर्सन यूसुफ को भारत मदऊ कर लिया गया। वीजा भारतीय काउंसलेट के काउंसिल जनरल राम वर्मा ने जारी किया। फिर दूसरा अहम तरीन पहलू, काउंसिल जनरल वर्मा ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच दहशतगर्द को माली मदद फराहम करने के लिए टीटीपी से मुलाकात की और भारत की जानिब से इस मुलाकात में तहरीक-ए-तालिबान को $8,20,000 अदा किए गए। इसके भी दस्तावेजी सबूत आपके सामने रखेंगे। आज तशनगी रह गई है, लेकिन जहां हम बात करते हैं कि ईरान के अंदर डीप इन्फिल्ट्रेशन की गई है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से, वहीं बलोचिस्तान और केपीके के अंदर भी डीप इन्फिल्ट्रेशन है और इसके तमाम तर शवाहिद पाकिस्तान अब तवात्तर से जमा कर चुका है और दुनिया के सामने रखता चला जा रहा है। मोर ऑन दिस टुमारो। फॉर टुनाइट दैट्स इट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।